शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे पूनिया का कांग्रेस पर प्रहार। खबर नंबर 2 होगी ईआरसीपी पर जसकौर की 2 टूक। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे मनमानी पर मदेरना मोर्चा। खबर नंबर 4 होगी गिरफ्त में कृपाल के हत्यारे। खबर नंबर 5 आपको दिखाएंगे कोटा कोचिंग का फिर बजा डंका। खबर नंबर 6 होगी एशिया का किंग कौन, और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर लंपी पर। लंपी का कहर इंसानों पर भी असर। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे और बात मिड डे मील में आयकर चोरी पर चल रही रेड की। मिड डे मील के वितरण में आयकर चोरी मामले की जांच फिलहाल टीम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो मासूमों के निवाले पर डाका डालने वालों के चेहरे सामने आ गए। राजस्थान आयकर विभाग ने 5 राज्यों के करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी की। 200 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया। मिड डे मील योजना के पोषाहार में कमीशन खोरी के खेल को उजागर करते हुए छापे की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़े पैमाने पर दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। राजस्थान आयकर विभाग द्वारा 5 राज्यों के 60 ठिकानों पर शुरू की गई छापे की कार्रवाई आज पूरी हो गई है। आयकर विभाग की सभी टीमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के ठिकानों से लौट आई हैं। आयकर विभाग ने प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव सहित जयपुर के दलाल कमलजीत राणावत और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सतीश मूलचंद व्यास के ठिकानों से बड़े पैमाने पर काली कमाई उजागर की है। आयकर छापों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। मिड डे मील के पोषाहार वितरण और खरीदी हुई वित्तीय अनियमितताओं पर की गई इस कार्रवाई में तीनों कारोबारियों ने 115 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकार कर ली है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राकेश इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आज कार्रवाई खत्म हो गई है, फिलहाल अभी तक की जांच में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए प्रियंका, कार्रवाई जो है प्रीमाइसिस पे खत्म हुई है, जांच अभी भी जारी है। क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं 5 दिन की अवधि में, इन सभी दस्तावेजों का आयकर विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा रिपोर्ट बना करके और वो जब्त करके ले आए। अब इन दस्तावेजों की जांच होगी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि 115 करोड़ की अघोषित आय जो है इन्होंने खुद स्वीकार की है आयकर विभाग के सामने कि इतनी जो इनकम जो दस्तावेज मिले हैं उसकी प्रारंभिक जांच के आधार पर। लेकिन इन दस्तावेजों में जिस तरह के जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं जिनके साथ कारोबार किया है, उनके साथ क्या ये कारोबार वास्तविक है या इस कारोबार में आंकड़े छिपाए गए हैं, उन लोगों को बुला करके पूछताछ की जाएगी। और संभवतः अगर उनके यहाँ भी संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती है तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो प्रथम आज 115 करोड़ के साथ साथ यहाँ करीब 6.5 करोड़ की कैश और ज्वेलरी भी जब्त की गई है। लॉकर है, उनका खुलना बाकी है। दस्तावेजों की जैसे जांच होगी, जैसा हमारे आयकर अधिकारियों से बात की, 200 करोड़ से ज्यादा अघोषित संपत्ति के दस्तावेज इस कार्रवाई में अब तक जब्त किए जा चुके हैं, जिनकी छानबीन होनी है और पूछताछ करनी है। इस ग्रुप से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, इस कारोबार से जुड़े दूसरे लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी आगे। बिल्कुल राकेश, अब मामले पर पूछताछ की जाएगी। हो सकता है और भी खुलासे हो और भी काले खेल सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात पूनिया के प्रदेश सरकार पर प्रहार की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 2023 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। वहीं पूनिया ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजस्थान से विदाई होगी। इस दौरान पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की हार पत्ते पत्ते पर लिखी है और राजस्थान में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कल का बूथ संकल्प सम्मेलन अपने आप में इस बात की बानगी पेश करता है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस की विदाई हो रही है। दावा बार बार दोहराया जाता है कि हम 2023 में भी बहुमत के साथ आएंगे और 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अन्य संभागों में भी इसी तरह कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल, 2 संभाग हो गए, अभी बाकी 5 संभागों में भी इसी तरीके से, इसी तर्ज पर कार्यक्रम होंगे।
और अब बात ईआरसीपी को लेकर चल रहे संग्राम की। ईआरसीपी को लेकर संग्राम जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सियासी मुद्दा बन चुकी है। शनिवार को जब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे तो कांग्रेस ने ईआरसीपी पर अमित शाह के कुछ नहीं बोलने को लेकर आड़े हाथों लिया था। इसी मामले में दौसा से बीजेपी के सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि जब तक राज्य की सरकार ईआरसीपी की नई डीपीआर तैयार नहीं करेगी और दौसा को कमांड एरिया में शामिल नहीं करेगी, तब तक ईआरसीपी की डीपीआर केंद्र सरकार मंजूर नहीं करेगी। वो डीपीआर ऐसा बना है, उसमें दौसा जिला कमांड एरिया से बाहर कर दिया और केवल सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले को ही कमांड एरिया लिया। इसका मैंने लोकसभा में विरोध किया और लोकसभा में विरोध ही नहीं किया बल्कि मंत्रालय जाकर के और यह भी बात दिखाई कि इस डीपीआर को कैंसिल करो और पुनः डीपीआर बनाओ। उसमें 13 जिले तो हैं ही, लेकिन मेरा दौसा जिला डार्क जोन होने के नाते इसको कमांड एरिया में जब तक शामिल नहीं करोगे तब तक डीपीआर भारत सरकार मंजूर नहीं करेगी। और कर लेते हैं अगली खबर का। एक और कांग्रेस विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 2 सितंबर का बताया जा रहा है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश पारिक वायरल वीडियो में कुछ कहते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए उनकी चमड़ी तक उधड़ जाए और खून का आखिरी कतरा भी देना पड़े तो वे तैयार हैं। वायरल वीडियो जिले के भिनाई कस्बे में आयोजित विशाल भजन संध्या का बताया जा रहा है, जिसमें मंच से विधायक राकेश पारिक सचिन पायलट के बारे में बोलते नजर आए। खून तो बहुत छोटी बात है, लेकिन पायलट साहब के अगर मेरी चमड़ी का एक एक खून का कतरा भी जरूरत पड़े तो उस नेता के लिए देने को तैयार। इतना प्यारा नेता भगवान ने दिया। आज इस चीज को कोई भूल जाए, लेकिन मैं मेरे बाप की औलाद हूं, मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी भर। ये तो पोस्टें तो आती जाती रहे, विकास में सरकार से कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन एक देव दरबार से प्रार्थना करें कि राजस्थान का सारा युवा, राजस्थान की सारी माताएं बहनें, राजस्थान का 5 साल का बच्चा भी जहां पायलट साहब की झलक पाने के लिए दौड़ता है, ऐसा नेता मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। केसरी और गोकुल के श्रवण कुमार बचपन से होशियार, मिला गुरुओं का प्यार, कानून की बारीकियों के बड़े जानकार, पिठाना के लाल, सियासत के धाकड़ किरदार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर व्यक्ति विशेष, आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं ने डीएफओ पर हमला किया है। चंबल अभ्यारण्य सेंचुरी टीम पर हमला किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने के भी प्रयास किए गए। टीम ने झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। डीएफओ अनिल कुमार के गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। अवैध खनन से भरी ट्रॉली को लेकर माफिया फरार हो गए। 10 से 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन किया जा रहा है। चांदपुर गांव के पास कार्रवाई करने टीम पहुंची हुई थी और इसी दौरान खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हरिवीर इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या खनन माफियाओं की दबंगई इतनी बढ़ गई है जो डीएफओ पर हमला कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ वहां पर? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं इस मामले में बता दूं कि खनन माफिया दिल्ली में बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जब डीएफओ कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, उनको सूचना मिल रही थी अवैध खनन हो रहा है, जिस पर वो कार्रवाई करने के लिए टीम के साथ पहुंचे। तो उसी दौरान वहां पर 10 से 12 ट्रैक्टर ट्रॉली थे और
करीब 15-20 लोग थे। तो वो क्या है, जैसे ही टीम पहुंचने पर वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर वहां से भाग निकले। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरे हुए थे, उसको वो वहीं पर छोड़ करके वो वहां से निकल गए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये टीम जब ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के अपने साथ चलने लगी, तो उस दौरान करीब 30 से 35 लोग जो इकट्ठे होकर आए, अवैध खनन माफिया थे, वो इकट्ठे होकर आए और उन्होंने टीम पर पथराव कर दिया। टीम ने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई और यहाँ तक जो डीएफओ का कहना है, वो इन्होंने ये कहा कि जो अवैध खनन जो माफिया थे, उन्होंने टीम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का भी प्रयास किया और जो ट्रॉली थी जो पत्थरों से भरी थी, उसको वो चढ़ाने में कामयाब हुए। जी हरिवीर, हमला किया गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का भी प्रयास किया गया, क्या सभी टीम के लोग सुरक्षित हैं फिलहाल? बिल्कुल, जो टीम के जो 7-8 लोग थे, वो टीम के लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो डीएफओ की गाड़ी थी उसके शीशे टूट गए हैं जब उन्होंने पथराव किया तो। जी लेकिन हरिवीर, अब क्या एक्शन लिया जाएगा डीएफओ की ओर से, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी दबंगई की बात हो गई कि टीम वहां पर कार्रवाई करने पहुंची है और माफिया उल्टा उनके ऊपर हमला करते हैं और जो गाड़ियां जब्त की गई हैं उन्हें भी छुड़ा कर ले जाते हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर जो धौलपुर में जो खनन माफिया है, वो इससे देख करके ऐसा लग रहा है कि जो इनका जो हौसला है वो बुलंद होते जा रहे हैं और इस पर जो डीएफओ है उन्होंने थाने में तहरीर दी है, इस पर मामला दर्ज किया जा रहा है। जी थाने में तहरीर दी गई है, क्या पुलिस से आपकी बात हो पाई हरिवीर? पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाइयां की जाएंगी इन माफियाओं पर? जी अभी पुलिस से अभी बात नहीं हुई है, डीएफओ से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो मामला दर्ज कराया जा रहा है, उन जो माफिया थे कुछ चिन्हित हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। हालांकि जो बाद में जो आए थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली को चढ़ाने के लिए आए थे, उनके मुंह बंधे थे, गमछे से मुंह बंधे थे, उनको 1-2 को ठीक है हरिवीर, नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बाद हमने इमीडिएटली यहाँ से पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस का जाब्ता वहाँ पर पहुँचा, मौके पर तुरंत पहुँचा। इतनी देर में हम वहाँ से जो इनका जगह है जहाँ पे हमें अंदेशा था कि यहाँ पे छुपे हो सकते हैं, वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर मौके से सब लोग फरार हो गए थे, कोई भी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड को लेकर खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप जगीना इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसे और उसके साथियों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में धर दबोचा। आरोपी फरारी यहां से गोवा भागने की कोशिश में थे। आरोपियों ने 4 सितंबर की रात को करीब 11 बजे इस घटना को अंजाम दिया था, जहां शहर के जगीना गेट के पास कृपाल सिंह को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हमारी टीम और वो दोनों टीम ने मिलकर इनको धर दबोचा और जस्ट कोल्हापुर और गोवा के बीच में 1-2 घंटे का रास्ता है। हमने जस्ट गोवा पहुंचने से पहले उनको धर दबोचा और उनके सारे ऐशो आराम के इरादों पर पानी फेर दिया हमारी टीम ने। कौन कौन लोग पकड़े हैं सर? हमने 5 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिसमें मेन मुलजिम आपको पता है कुलदीप जगीना था, जो कि मेन अभियुक्त है। उसके साथ विजय पाल, पता होगा, प्रभाव, और हमारे 2 अन्य मुलजिम हैं, राहुल और विश्वेंद्र, नाम है, बिट्टू बोलते हैं, विश्वेंद्र और राहुल। वहीं चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गांव कानूता से 2 आरोपियों के कब्जे से बरामद 1,23,000 के नकली नोट के मामले में एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। बदमाशों का गिरोह अब तक चूरू और आसपास के क्षेत्र में करीब 5 से 6 लाख के नकली नोट खपा चुका है। किसी को शक ना हो, इसीलिए उन्होंने अधिकतर 200 और 100 रुपए के नोटों की कॉपी कर नकली नोट तैयार किए। इन्होंने अधिकतर छोटे व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। आरोपियों के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में डीएसटी टीम की अलका बिश्नोई ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। छोटे दुकानदार हैं, उनको खरीद के तौर पे छोटे छोटे क्वांटिटीज में इन नोटों को सप्लाई करके बाजार में इनका चलन कराते हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ इन मुलजिमों से जारी है और अभी तक इन्होंने किस किस को ये नकली करेंसी सप्लाई करी है और कहां और सप्लाई करने का इनका इरादा था, पीछे के आगे के जो भी लिंकेजेस हैं उनके बारे में पूछताछ की जाए। उन्होंने स्वयं ही 1-2-3 लोगों का ये गिरोह बना रखा था, परंतु अन्य सदस्य इस गिरोह में कितने हैं, कौन कौन शामिल था, उसके बारे में तफ्तीश है।
उधर झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या के मामले में एसपी ने बड़ा कदम उठाया। एसपी ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर में बदमाशों के अड्डे के रूप में पहचान रखने वाले लाल कोठी में रेड डाली और उसे कानूनी नियमों के मुताबिक अपने अंडर में ले लिया, जिसमें अब पुलिस चौकी खोली जाएगी। रात करीब 9 बजे भारी पुलिस जाब्ते के साथ एसपी ने लाल कोठी की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन लाठी सरिये बड़ी मात्रा में जब्त किए गए हैं। वहीं आरएएस प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केसरलाल मीणा द्वारा सोशल मीडिया पर हनुमान जी और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। किसान मोर्चा के पूर्व देहात जिला उपाध्यक्ष महावीर सुमन और जयराज सिंह हाड़ा की अगुवाई में भाजपाइयों ने धाकड़ खेली हनुमान मंदिर पर यज्ञ करने के बाद आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद से ही हिंदुओं के हितों पर कुठारघात होता आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की शय पर ही उच्च पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत होती है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि अशोभनीय आचरण के लिए मुख्यमंत्री गहलोत तुरंत केसरलाल मीणा को निलंबित कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब ये तय है कि हनुमान का ये अपमान ही कांग्रेस की लंका दहन का कारण बनेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शांत और सांस्कारिक कहे जाने वाले जैसलमेर की आबो हवा में नशे की जहर अब पूरी तरह से घुलने लगी है। पिछले कुछ अरसे के दौरान जैसलमेर के कई युवा गांजे जैसे अत्यंत नशीले पदार्थ का सेवन करने के आदी हो चुके हैं। नशे की गिरफ्त में आकर महीने के हजारों रुपए लुटाने के साथ ही अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिले में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और चिंता की बात यह है कि पुलिस के लंबे हाथ नशे के इन कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे। शाम होते ही ऐसे नजारे जैसलमेर में आम हो चले हैं। युवा नशे के दलदल में धंस रहे हैं। स्वर्ण नगरी में पिछले 3 दशकों के दौरान फले फूले पर्यटन व्यवसाय पर अब नशे के सौदागरों की नजर गड़ गई है। मादक पदार्थों का काला धंधा करने वाले यहाँ तेजी से जड़े जमा रहे हैं। जैसलमेर में अब मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त के फलने फूलने से यहाँ के लोग भी गांजा, चरस, अफीम, एमडी आदि की लत में डूबते जा रहे हैं। ज्यादातर 16 से 23 वर्ष के नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कई युवा यहाँ आने वाले विदेशियों को गांजा और आदि नशीले पदार्थ की पुड़िया सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। नशा करने वाले इन विदेशियों में ज्यादातर इजरायली सैलानी हैं। हालांकि यूरोपियन पर्यटक भी इससे पीछे नहीं हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि नशे की सप्लाई करते करते ये नौजवान खुद भी इसके आदी बन रहे हैं और अन्य स्थानीय युवकों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस नशे के तलबगार विदेशी लंबे समय से जैसलमेर में ही टिके रहते हैं। सूत्रों की माने तो नशे का ये सामान बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और कुछ मात्रा में जोधपुर के रास्ते भी यहाँ पहुँच रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। गांजा, स्मैक और एमडी के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है और हम ये चाहते कि कोई सूचना तंत्र हो, मिले। ड्रग इंस्पेक्टर से बराबर तारतम्य रखते हैं। सूचना आसूचना अधिकारी उनको भी बोल रखा है और जनता में भी कोई ऐसे पत्र कभी कभी आ जाते हैं, गोपनीय पत्र भी आते हैं, उसको वेरीफाई कराते हैं, कार्रवाई करते हैं और निश्चित रूप से इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। बड़े शहरों से ये माल यहाँ लाया जाता है और छोटे छोटे पाउच में बिक रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैसे तो सभी प्रकार के नशीले पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन गांजे के सेवन से पागलपन का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। नशे की लत छुड़वाने में समय भी लगता है। नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि अपने आसपास नशा करने वालों को इसका शिकार बनने से रोके। कैनाबिस है वो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस होने के कारण एडवर्सली अफेक्ट करता है। वो ये कई तरीके से कर सकता है। इसका
शॉर्ट टर्म यूज़ है, वन टाइम यूज़ है या फिर ये लॉन्ग टर्म यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग इसके साइकोसिस में, जैसे लाइक साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया है, इसकी जो अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं और उसके जैसे उस तरह के डिसऑर्डर्स में इसका डेवलपमेंट होने के चांसेस और जो रिस्क है वो बढ़ती जाती है। बड़े शहरों की तरह जैसलमेर में भी युवाओं को इसकी लत लग रही है। दरअसल नशे की सप्लाई और ज्यादा ग्राहकों के जुगाड़ में लोकल नौजवानों को भी नशे की लत में लपेटा जा रहा है। पुलिस के हाथ इन नशे के सौदागरों से दूर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिल रही है कि जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर जैसे जिलों से जैसलमेर नशे की खेप पहुंचती है तो पुलिस नाकाबंदी कर इन्हें रोकने में नाकाम क्यों है, और जब स्पेशल सेल्स की टीम इन्हें रोकने के लिए बनी है तो फिर इस तरह के नशे जैसलमेर किस तरह पहुंचते हैं और पर्यटकों तक इन्हें किस तरह पहुंचाया जाता है, इस कड़ी को पुलिस खोजने में क्यों नाकाम है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइन